हेलो साथियों, स्वागत है आपका ग्रो अप मंत्रा में। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है ग्रो अप मंत्रा में, जो कि आपका एक अपना ऐसा यूट्यूब चैनल, आपका अपना ऐसा साथी जो आपको स्पेशली टीचिंग एग्जामिनेशंस में निश्चित सफलता की जिम्मेदारी या गारंटी दिलाता है। तो उसी में आज हमारी ग्रो अप मंत्रा में, जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि हमारा सी टेट 2022 के लिए नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, जिसमें हमारी डेट्स एग्जाम फिल करने की क्लियर हो चुकी हैं और किस प्रकार से फॉर्म फिल किए जाएंगे और उसमें क्या क्या प्रायोरिटीज रखी गई हैं, वो सब कुछ आपको जानकारी मिल ही चुकी होगी। अगर फिर भी नहीं मिली हो तो हमारी एक और वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। साथ ही तो अब हमारी अगर हम बात करें अपनी परीक्षा की सी टेट 2022 की, तो साथियों बहुत ही कम समय है परीक्षा में। ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, 2.25 महीने, अंतिम चरण में भी जो पेपर देंगे उनको भी बहुत ज्यादा, कोई लगभग 3 महीने का भी समय शायद नहीं मिल रहा है। तो उसी आधार पर अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों का तो एग्जाम शुरू में ही होने वाला है, तो समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। तो आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए, आपकी इस कठिनाई को दूर करने के लिए आपके अपने साथ है ग्रो अप मंत्रा। तो बस लेकिन आप जुड़े रहें और हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। हमारे अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि आपको इसी प्रकार का कंटेंट जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से मिलता रहे। तो साथियों, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे सी टेट 2022 के लिए। जो हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, जो अपने सेशंस होंगे, उनमें आज पहली क्लास होगी सी टेट 2022 के लिए ईवीएस की। जी हाँ, ईवीएस की क्लास होगी, क्लास 1। आज की क्लास साथियों थोड़ी छोटी रहने वाली है, लेकिन इससे आगे की जो क्लासेस होंगी वो थोड़ी ठीक ठाक लंबी क्लास होने वाली हैं। अर्थात मीनिंग इस बात से है कि आने वाली क्लासेस और भी एक एक क्लास में काफी काफी कंटेंट आपका क्लियर करने वाली हैं। तो फटाफट से बिना कोई देर किए, आपका समय खराब किए, आज की क्लास को शुरू करते हैं ईवीएस की, जो कि हमारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस और टॉपिक वाइज होगी। जी हाँ साथियों, इसको शुरू करने से पहले बता देता हूं कि जो हमारा सीटेट होता है उसमें ईवीएस जो है वो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड होती है। अर्थात एनसीईआरटी की किताबों में जिन चीजों की चर्चा की गई है उनमें से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसी पर आधारित आज की हमारी क्लास होगी ईवीएस की, जो कि अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें पहला ही जो टॉपिक है सिलेबस में जो दिया गया है वो है परिवार और मित्र। जी हाँ, तो अभी साथियों हम इसके खाली थ्योरेटिकल पोर्शन पे चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपको एम्स की क्वेश्चन सीरीज भी मिलेगी, जहां से आप अपने इस कंटेंट को वेरीफाई कर पाएंगे, अपनी इस नॉलेज को वेरीफाई कर पाएंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला टॉपिक, पहला बिंदु, परिवार और मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड्स में से। तो जान लेते हैं, शुरुआत करते हैं। तो परिवार क्या है? जी हाँ, अगर हम बात करें फैमिली की, परिवार, तो परिवार क्या है? तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, लोगों का समूह और उनका घर में एक साथ मिलकर रहने को ही क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। जी हाँ, जहां पर कई लोग हों, उनके आपस में एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते हों, कोई माता हो, कोई पिता हो, कोई बेटा हो, कोई बेटी हो, कोई चाचा हो, कोई चाची हो, आदि आदि रिश्ते हों, और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर एक स्थान पर जब रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? परिवार कहा जाता है। तो परिवार क्या है? लोगों के समूह और उनके घर में एक साथ मिलकर रहने को परिवार कहते हैं। जी हाँ, लेकिन बात करें खाली परिवार की, तो परिवार जो है वो 2 तरह के होते हैं। जी हाँ, परिवार कितने तरह के होते हैं बच्चा जी? 2 तरह के होते हैं। परिवार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल परिवार, या जिसे आप कह देते हैं न्यूक्लियर फैमिली। जी हाँ, मूल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली। और दूसरा होता है संयुक्त परिवार, जिसे आप कह देते हैं जॉइंट फैमिली। जी हाँ, तो जानते हैं इसमें थोड़ा सा लेकर, इन दोनों को लेकर थोड़ी सी भ्रांति रहती है एक शब्द की अक्सर बच्चों को, तो उसको दूर करेंगे। तो बेटा, मूल परिवार का मतलब है एकल परिवार भी जिसे कह देते हैं। तो एकल परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है कि बहुत से लोग कहते हैं कि माता पिता और उनके बच्चे, तो माता पिता और बच्चे बोलने से ये स्पष्ट नहीं होता कि वो मूल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, या एकल परिवार है, या दूसरा जो प्रकार है संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली जिसे कह देते हैं वो है। तो याद रखिएगा, जब माता पिता और उनके साथ उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं, यानी कि अनमैरिड बच्चे रहते हैं,
तो उसे क्या कहते हैं, मूल परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल परिवार कहते हैं। और क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो माता पिता और उनके ऐसे बच्चे जिनके अभी शादी ब्याह नहीं हुए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एकल परिवार। लेकिन जब उन्हीं माता पिता की जो संतानें हैं उनके शादी ब्याह होने लगे और उनकी पत्नी आ जाएं, उनके बच्चे हो जाएं, और जब वो साथ मिलकर इस प्रकार से रहें, तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार या ज्वाइंट फैमिली। देख लेते हैं एक बार। परिवार का वह समूह जिसमें माता पिता और अविवाहित बच्चों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्य भी साथ साथ रहते हैं। यानी कि अविवाहित बच्चे, यानी कि कहने का मतलब यहां इस प्रकार से इस डेफिनेशन को दिया गया है कि आप और आपके बच्चे साथ में उन बच्चों के चाचा चाची दादा दादी, इस प्रकार से। तो आप किसी भी प्रकार से इसको एंगल करके कहा जा सकता है। बच्चों के संदर्भ में करके कह दिया जाएगा तो ऐसे कह दिया जाएगा कि उनके माता पिता भी होंगे और उनके चाचा चाची दादा दादी भी होंगे। अगर किसी मुखिया को लेके कह दिया जाए तो फिर इस प्रकार से कह दिया जाएगा कि उनके बच्चे और बच्चों की पति पत्नियां, मतलब बेटी है तो उसकी पत्नी हो गए, उसका पति हो गया, और बेटे हैं तो उसकी पत्नी हो गई, और फिर उनके बच्चे आदि आदि सभी उसमें जब शामिल हो जाते हैं तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। ठीक है, तो मूल परिवार जिसमें माता पिता और उनके अनमैरिड बच्चे, संयुक्त परिवार माता पिता और उनके मैरिड बच्चे और उनके बच्चे और के भी बच्चे आदि कई प्रकार के रिश्ते के भी लोग उसमें रह सकते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं। एकल परिवार में कौन है, दो लोग बैठे हैं, साथ में दो बच्चे बैठे हैं। और संयुक्त परिवार में कितने सारे लोग दिख रहे हैं। चलिए, तो इनके हालांकि फायदे लाभ बहुत सारी बातें हैं। कुछ परिवार लाभ जो है एकल परिवार के हैं, कुछ लाभ संयुक्त परिवार के हैं, लेकिन फिर भी अनुवन प्रकृति ऐसी मानी जाती है कि संयुक्त परिवार ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा लाभकारी सिद्ध होता है। चलिए, तो हमने जाना परिवार क्या होता है। अब उसी में आगे क्रम में जानते हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन आधार पर। तो परिवार बच्चे जो होता है वो बच्चे के सामाजिकरण का सबसे पहला विद्यालय माना गया है। जी हाँ, जो परिवार है वो बच्चे के सामाजिकरण का सबसे पहला विद्यालय है। परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, अक्सर पूछा जाता है कि सामाजिकरण के संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रभावी या सर्वप्रथम कौन प्रभावित करता है, तो उसका उत्तर होगा परिवार। जी हाँ, परिवार बच्चे के सामाजिकरण का सबसे पहला विद्यालय है। परिवार के वातावरण का बच्चे के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, या कह सकते हैं अमिट प्रभाव पड़ता है, या जो कभी ना मिटे ऐसा प्रभाव पड़ता है। वहीं एक क्वेश्चन और आता है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम कब आया था। जी हाँ, जो बाल विवाह चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट है वो 2006 में पारित हुआ था और 2007 में लागू हुआ था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें या जिसके अनुसार भारत में लड़कों की शादी की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, 21 वर्ष, और लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई है, 18 वर्ष की गई है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनको पता भी नहीं है शादी का मतलब, और इनकी शादी हो रही है। तो इसी को बाल विवाह निषेध अधिनियम को शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 2006 बाल विवाह निरोध अधिनियम। जी हाँ, शारदा एक्ट। जानते हैं आगे। वही क्वेश्चन बनते हैं रिश्ते नाते में से भी। जी हाँ, हमारे एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें कुछ राज्यों की कुछ कहानियां या इस प्रकार की चीजें शामिल हैं, और वहीं से इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ रिलेट होते हैं। जैसे हम बात करें मलयालम। जी हाँ, मलयालम जो है मुख्य रूप से भारत में बोली जाने वाली एक भाषा है, जो कि केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधारिक भाषा जो है, आधिकारिक जो है भाषा भी है। तो मलयालम जो है वो एक मूल रूप से यानी कि केरल की और लक्षद्वीप की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर हम मलयालम उस भाषा की बात करें जो केरल और लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसके अनुसार या मलयालम में जो माँ की बड़ी बहन होती है, या एक प्रकार से कह सकते हो मासी या मौसी जिसे आप कह देते हैं, तो माँ की बड़ी बहन या मौसी को मलयालम में क्या कहा जाता है, वलियम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे साथियों, वलियम्मा कहा जाता है। और वहीं बात करें माँ की माँ यानी कि नानी को,
तो मलयालम में नानी को अमम्मा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीटेट ने कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। तो मलयालम में मौसी को वलियम्मा तथा नानी को अमम्मा कहा जाता है। वहीं बात करें मलयालम की, तो पिता के छोटे भाई अर्थात चाचा जान, चाचू है ना, तो चाचू को मलयालम में क्या कहते हैं? ए चिटप्पन। क्या कहते हैं? ए चिटप्पन। क्योंकि बच्चे चाचा से अक्सर मजाक करते हैं ना, बहुत छेड़ते हैं चाचा को, तो क्या कहते हैं? ए चिटप्पन, जरा इधर तो आना। तो मलयालम में कहेंगे बेटा, वो तो मैंने बोल दिया है। तो मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं? चिटप्पन कहते हैं। और वहीं पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को क्या कहते हैं? जी हाँ, मलयालम में चाचा को तो कहते हैं चिटप्पन और चाची को कहेंगे कुजम्मा। कुजम्मा, जी हाँ। तो चाचा हो गए चिटप्पन और चाची हो गई कुजम्मा। चलिए, तो ये मलयालम की एक तस्वीर है, जो मलयालम नहीं, केरल की एक तस्वीर है जो उनके एक प्रसिद्ध त्योहार की है, केरल की। चलिए, वहीं बात करें अगर हम बेटा लद्दाख की, तो लद्दाख में किसको क्या कहते हैं? तो लद्दाख की ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं। तो लद्दाख में मां को क्या कहते हैं? आमाले। जी हाँ, मां को क्या कहा गया है? आमाले। और पिताजी को कहते हैं आबाले। तो मां में आमा आ गया, अपने आप में मां शब्द अंत में फिर भी छुपा हुआ है, तो मां को आमाले कहते हैं और पिताजी को कहते हैं आबाले। जैसे मुस्लिम में अब्बा कहते हैं, उसी प्रकार से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। चलिए, तो पिताजी आबाले और दादाजी को कहते हैं मेमेले। क्या कहते हैं? मेमेले। तो लद्दाख में मां को आमाले, पिताजी को आबाले और दादाजी को मेमेले कहते हैं। अब हम बात करें अगर कला और चित्रकला, जी हां, भारत के संदर्भ में कला और चित्रकला से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में टिल क्लास 5 तक शामिल किए गए हैं। उन्हीं में से कुछ शामिल महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने जो आपको परीक्षा में मदद करेंगे। तो वही एक क्वेश्चन है कला से संबंधित कि विष्णु चिंचालकर, जी हां, विष्णु चिंचालकर कौन है और वो कहां के रहने वाले हैं और उन्होंने क्या किया है? तो अगर हम बात करें हमारे मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर, तो वो इंदौर के यानी कि मध्य प्रदेश के एक स्थान इंदौर के रहने वाले हैं, जिन्होंने चित्र या कलाकारी के संदर्भ में अगर बात करें तो इन्होंने सूखे पत्थों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं लेफ्ट में जो पिक्चर है ये विष्णु चिंचालकर जी की है। साथ ही में ये जो चित्र हैं, ये सारे के सारे चित्र जो हैं वो कैसे चित्र हैं? यह सारे चित्र जो हैं ये पत्तों को, सूखे पत्तों को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। अगर गौर से आप इन पे थोड़ा सा ध्यान करने का प्रयास करें तो ये विष्णु चिंचालकर जी मध्य प्रदेश इंदौर से संबंधित यहाँ के रहने वाले मशहूर कलाकार, इन्होंने सूखे पत्तों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं। बढ़ते हैं सी में आगे। अक्सर एग्जाम में सीटेट में पूछे जाने वाला क्वेश्चन मधुबनी, जी हां, मधुबनी चित्रकला से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें मधुबनी चित्रकला की, तो मधुबनी जो है वो बिहार की एक बहुत पुरानी चित्रकला है। क्या है? बिहार राज्य की एक बहुत पुरानी चित्रकला है। बिहार के मधुबनी जिले में पिसे हुए चावल के घोल में क्या करते हैं ये कि चावलों को पहले पीस लेते हैं और जो उसका घोल बना लेते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं? रंग मिला देते हैं। तो चावल का जो घोल है, पीस के जो घोल बनाया है, उसमें रंग मिला देते हैं और इस घोल से त्योहारों पर या जो भी इनके खुशी के समय होते हैं, मौके होते हैं, शादी ब्याह त्योहार आदि आदि पर क्या करते हैं? अपने घरों की दीवार और आंगन में इन चित्रों की चित्रकारी करते हैं। जी हां, तो किससे करते हैं? पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर फिर उनके द्वारा क्या करते हैं? दीवारों पर या आंगन में इन चित्रों की क्या करते हैं? चित्रकारी करते हैं, जिसको क्या कहा गया है? मधुबनी चित्रकला कहा गया है। इनमें प्रयोग होने वाले रंग कैसे होते हैं? विशेष प्रकार के होते हैं। इन रंगों को नील यानी कि कोई केमिकल बेस्ड नहीं होते हैं, इनमें क्या मिलाते हैं? नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग द्वारा इनको बनाया जाता है। यानी कि फुल्ली कैसे होते हैं?
बिल्कुल नेचुरल चीजों को प्रयोग करके। इन चित्रों में ये क्या क्या बनाते हैं, जैसे इंसानों के, जानवरों के, पेड़ पौधे, पंछी, मछलियां, अन्य कई प्रकार के जीव जंतुओं की इसमें चित्रकारी की जाती है, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी पा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो इस जिले के नाम पर ही इस चित्रकला का नाम मधुबनी पड़ा है। इस लाइन में अक्सर कंफ्यूजन होता है, सीटेट जो है ना क्वेश्चन बनाते में वो कूट ज्यादा देता है, उसमें वो कंफ्यूजिंग पॉइंट डालता है। तो बहुत से लोग समझते हैं कि जो इस जिले का नाम है वो इस चित्रकला के नाम पर पड़ा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जिले के नाम पर ही इस चित्रकला का नाम क्या पड़ा है, मधुबनी। तो जिले का नाम है मधुबनी, उसी के नाम के आधार पर इस चित्रकला का नाम पड़ा है मधुबनी चित्रकला। चलते हैं आगे। अगला है उत्तर प्रदेश का कन्नौज। जी हां, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जो जिला है वो खासकर तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। जी हां, उत्तर प्रदेश का जिला है कन्नौज, वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो इत्र के लिए फेमस है, परफ्यूम के लिए फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर गुलाब जल और केवड़ा भी बनाया जाता है। इन सबको बनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जो कि इत्र के लिए फेमस माना जाता है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कन्नौज इत्र से महकेंगी फिजाएं, और ये जो आपका नीचे है एक और चित्र है, ये गुलाब जल का है और ऊपर है आपका केवड़ा का। चलते हैं आगे। वहीं बात करें पोचमपल्ली और कलमकारी। जी हां, सीटेट में पूछे जाने वाला ईवीएस में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक और, पोचमपल्ली और कलमकारी। तो अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में दो तरह की साड़ियां हैं, उनका प्रसिद्ध नाम है। जी हां, आंध्र प्रदेश में दो तरह की प्रसिद्ध साड़ियों में है, एक पोचमपल्ली और एक है कलमकारी। जी हां, तो पोचमपल्ली ये आप लेफ्ट में देख रहे हैं और राइट में कलमकारी। इसमें वो करने के बाद, साड़ी को तैयार करने के बाद उसको कलम से उसमें को डिजाइन आती तैयार किए जाते हैं। पोचमपल्ली में मशीनों के द्वारा या जो भी उसको कपड़े को बनाने का तरीका है वहीं पर ही इस प्रकार से कलाकारी की जाती है। तो याद रखेंगे पोचमपल्ली और कलमकारी के संदर्भ में आंध्र प्रदेश की दो ये साड़ियां हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला है नाग गुफन। जी हां, नाग गुफन, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। तो नाग गुफन, इस डिजाइन का प्रयोग जो है सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवारों की सजावट करने के लिए किया जाता है। जी हां, तो नाग गुफन एक प्रकार की कला है, चित्रकला है, जो कि हमारे सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में रंगोली, कढ़ाई और दीवारों की सजावट करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, तो इसमें इस प्रकार की चित्रकारी की जाती है, जो डिजाइन बनाई जाती है उसमें नाग छपे हुए होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो नागों को ही प्रयोग करके, नागों के चित्रों को बनाते हुए, उनकी आकृतियों को बनाते हुए इस प्रकार की रंगोली, कढ़ाई या दीवारों की सजावट की जाती है। कहां पर, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत आदि में। उसी को नाम दिया गया है नाग गुफन। चलते हैं साथियों आगे की ओर। एक और क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला। जी हां, इसमें अक्सर कूट का बना के पूछता है। आप देख रहे हैं कितने सारे पॉइंट हैं और एक एक पॉइंट को थोड़ा सा भी बदल देता है, कुछ उसकी फिगर या कुछ चीजें हाँ या ना या नहीं या हाँ है मैं, ऐसे इस प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट करता है और अक्सर बच्चा दिक्कत करता है, क्वेश्चन गलत कर देता है। तो गोलकुंडा का किला जो है, पहली बात तो वो कहां है, हैदराबाद में है, पहली बात। तो गोलकुंडा का किला कहां है, हैदराबाद में है। यह किला अंदर से बहुत बड़ा है, इसमें बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। जी हां, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना और याद रखना है। सीटेट में कूट आती है तो उसमें इसी बात को ऐसे लिख देगा, उसकी दीवारें बहुत पतली पतली बनाई गई हैं। कुछ इस तरीके से भी कर देता है, क्योंकि वो कूट में कई पॉइंट देता है और आपको बताने होते हैं फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सारे सही है, ये छोड़ के ये सही है, आदि आदि। तो ये किला अंदर से बहुत बड़ा है, इसमें बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे बुर्ज हैं। जी हाँ, जो मीनार टाइप से होती है ऊंची ऊंची, ये बुर्ज दीवारों से भी ज्यादा ऊंचे बनाए गए हैं। और किले की बाहर वाली दीवार में कितने बुर्ज हैं, कुल 87 बुर्ज हैं। जी हाँ, किले की बाहर वाली दीवार में 87 बुर्ज हैं। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। जी हाँ, सन 1200 में यह किला मिट्टी से बना हुआ था। उस समय यहाँ दूसरे राजा राज करते थे।
इस किले में बनी पेंटिंग में बैल बनाए गए हैं। जी हाँ, इस किले में जो पेंटिंग पाई गई उनमें क्या है, बैल बनाए गए हैं, क्योंकि उस समय कुओं से पानी कैसे निकाला जाता था, बैल ही निकालते थे। तो गोलकुंडा का किला हैदराबाद में है। इसकी दीवारें मोटी मोटी हैं, इसमें बहुत सारे बुर्ज हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और यहां तक कि जो उसके बुर्ज हैं वो दीवारों से भी ऊंचे हैं। और कुल कितने बुर्ज हैं, 87 बुर्ज हैं। यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने राज किया था। यह किला पहले मिट्टी से बना हुआ था, उस समय यहाँ दूसरे राजा राज करते थे। और सबसे बड़ी बात, इसमें जो है बैल की पेंटिंग पाई गई है, क्योंकि उस समय कुओं से पानी बैल ही निकाला करते थे। चलते हैं साथियों आगे। वर्ली, जी हाँ, अक्सर पूछ लेता है चित्रकला से संबंधित, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ली। तो वर्ली क्या है, महाराष्ट्र की एक पारंपरिक कला है। जी हाँ, तो वर्ली इज एसोसिएटेड विद महाराष्ट्र। जी ठीक है, तो महाराष्ट्र से संबंधित एक पारंपरिक कला का नाम है वर्ली। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही पा रहे हैं, इस प्रकार से चीजों को ये इस प्रकार से इस चित्रकला में करते हैं। तो साथियों, हमने जो है अपनी इस क्लास में इतनी सारी बातें जानी, कौन कौन सी परिवार से संबंधित जो फैक्ट क्वेश्चन है और चित्रकला आदि से संबंधित। आज हमारी क्लास थोड़ी छोटी ही रहेगी, क्योंकि आज कुछ हमने छोटे छोटे बिंदु ही लिए हैं। अगली क्लास हम अपने जानवरों पर करने वाले हैं। जी हाँ, सीटेट में जानवरों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, शेर, चीता, जिराफ, सांप आदि, विभिन्न स्लॉथ आदि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगली क्लास हमारी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार हमसे बने रहें और जुड़े रहें, इसी प्रकार से लाभ लेते रहें। मैं आपका साथी अंकुर वर्मा आपसे आज की क्लास में ही विदा लेता हूं। ओके, थैंक यू एंड प्लीज, अगर आपको सारी चीजें अच्छी लगी हैं, हमारे कंटेंट अच्छा है, आपको परीक्षा में लाभ सिद्ध हो सकता है, तो आप हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी भी नहीं किया हो। एंड ओके, थैंक यू।